हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे जो चैप्टर एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन लाइन, आज हम लोग उसके अंतर्गत जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो हमारे पास सर्विस कनेक्शन लाइन थी उससे रिलेटेड कौन कौन से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से क्या क्या उपनियम होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है रूल्स क्यों बनाए जाते हैं। रूल्स जो है किसी भी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए या उसके संचालन के लिए ही जो है रूल्स का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे दैनिक जीवन में रूल्स वगैरह बने हुए हैं, उसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी जो है रूल्स बने हुए हैं जिनको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नाम से जाना जाता है। इस रूल की जो स्थापना थी वो सन 1956 में हुई थी, ठीक है। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में अगर टोटल नंबर ऑफ रूल्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ रूल्स जो है आपके 146 रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केवल उस रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो सर्विस कनेक्शन लाइन से आपके रिलेटेड होंगे। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग क्या होगा, अगर हेडिंग की बात की जाए तो हेडिंग आप लिख सकते हैं क्या चीज, सर्विस कनेक्शन लाइन से रिलेटेड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि भाई कितने रूल्स आपके जो हैं सर्विस कनेक्शन लाइन से रिलेटेड हैं, तो टोटल 5 नियम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से नियम आते हैं इसके अंतर्गत, सर्विस कनेक्शन लाइन के अंतर्गत, तो रूल नंबर 30 आता है, फिर आपका रूल नंबर 31 आता है, फिर आपका रूल नंबर 33 आता है, फिर आपका रूल नंबर 77 आता है, फिर आपका रूल नंबर 79 आता है, ठीक है। तो ये आपके जो है जो 5 रूल्स हैं वही आपके जो है सर्विस कनेक्शन लाइन से क्या है, रिलेटेड हैं। कौन कौन सा मैंने बताया कि रूल नंबर 30, रूल नंबर 31, रूल नंबर 33, रूल नंबर 77, रूल नंबर 79, यही आपके जो है सर्विस कनेक्शन लाइन से क्या है, रिलेटेड हैं, ठीक। तो अब आइए देखते हैं कि रूल नंबर 30 जो है किसके बारे में बताता है। रूल नंबर 30 जो है वो आपको जो कंज्यूमर होगा उस कंज्यूमर के परिसर में जो आपने सर्विस लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, या सर्विस कनेक्शन आपने जो प्रोवाइड कराया हुआ है और जो उपकरण वगैरह हैं उनके संबंध में आपको क्या करता है, जानकारी प्राप्त करवाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि रूल नंबर 30 आपको किसके बारे में बताएगा, वो आपको जो है कंज्यूमर परिसर में सर्विस लाइन तथा उपकरणों के संबंध में क्या करता है, बताता है, ठीक है। अब रूल नंबर 30 में सब रूल्स कितने होते हैं, मतलब उपनियम कितने होते हैं, तो यहाँ पर उपनियम की अगर बात की जाए कि रूल नंबर 30 में उपनियम कितने होते हैं, तो यहाँ पर 4 उपनियम होते हैं, ठीक है। कितने उपनियम होते हैं, 4 उपनियम होते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे रूल नंबर 31 पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में बताएंगे, फिर 33 पढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे, उसी तरीके से आगे बताया जाएगा। तो एक एक करके पढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो देखो ना, इजीली आप क्या कर सकते हो, इसे समझ सकते हो। यहाँ पर मान लो कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन पोल था, यहाँ पर आपका क्या था, कंज्यूमर का घर वगैरह था। तो यहाँ पोल से आप क्या करते थे कि भाई मान लो कि सर्विस कनेक्शन चाहिए होता था, तो यहाँ से आप क्या करते थे, प्रोवाइड कराते थे और यहाँ पर एनर्जी मीटर तक ला करके क्या करते थे, जोड़ते थे, ठीक है। अब देखो जो आपका कंज्यूमर के परिसर में सर्विस लाइन्स तथा उपकरणों के बारे में आपको क्या करता है, बताता है। तो यहाँ पर उपनियमों की संख्या कितनी है, मैंने बोला 4 है। अब पहला उपनियम आपसे कहता क्या है, पहला उपनियम आपसे बताएगा क्या, या पहले उपनियम के अंतर्गत क्या बोला गया, पहले उपनियम के अंतर्गत यह बोला गया कि जो सप्लायर होगा वह इस बात की संतुष्टि कर लेगा या करेगा कि जो विद्युत सप्लाई लाइन कंज्यूमर के परिसर में, जो विद्युत सप्लाई लाइंस, कंडक्टर्स, फिटिंग्स वगैरह जो भी हैं, मतलब क्या कि वर्टिकल ब्रैकेट लगा रहे हो या कुछ भी आप लगा वगा करके जो सर्विस कनेक्शन लाइंस ला रहे हो, फिटिंग्स वगैरह जो भी विद्युत सप्लाई लाइंस, कंडक्टर्स,
फिटिंग्स हैं और कंज्यूमर के परिसर में है वो सही स्थिति में हैं, ठीक है ना, इस बात की संतुष्टि करेगा, ठीक है। और यह भी देखेगा कि जो है विद्युत सप्लाई के लिए हर हालत में योग्य हैं कि नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इस बात की सप्लायर सावधानी बरतता है कि आपका कंज्यूमर के परिसर में जो फिटिंग्स वगैरह उसके द्वारा जो लगाई गई हैं उससे इस कंज्यूमर के परिसर में या भवन में जो है किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो सके, ठीक है। तो उप नियम 1 के अंतर्गत आपको ये सारी की सारी चीजें बताई गई। फिर उसके बाद उप नियम 2 में क्या बोला गया? उप नियम 2 में यह बोला गया कि अगर जो मतलब सप्लायर द्वारा ऐसा सर्विस कनेक्शन जो भूमि के अंदर से हो करके कंज्यूमर के परिसर में लगाया जाता है तो इसका इंसुलेशन जो है इस प्रकार से या अच्छी तरीके से किया जाता है जिससे कि साधारण स्थिति में इसका इंसुलेशन जो है वो केमिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल लॉसेस से मुक्त हो, मतलब इनसे किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, ठीक है। तो उप नियम 2 में आपको ये बताया गया। फिर उप नियम 3 आपको क्या कहता है? उप नियम 3 में क्या बताया गया? उप नियम 3 आपको यह बताता है कि जो कंज्यूमर होगा वो जहां तक संभव हो सके इस बात की सावधानी बरतता है कि उसके परिसर में सप्लायर का जो भी सामान वगैरह लगा हुआ है वह पूर्ण रूप से आपका सुरक्षित रहे, ठीक है। फिर चौथा उपनियम आपको क्या बताया गया? चौथे उपनियम में आपको यह बताया गया कि जो कंज्यूमर होगा वह भी इस बात की संतुष्टि करेगा कि उसके कब्जे में या उसके अधीन जो इंस्टॉलेशन है उसके परिसर में लग रहे हैं वह आपके सुरक्षित स्थिति में है, ठीक है। तो ये 4 उपनियम होते हैं रूल नंबर 30 में। क्या क्या होते हैं मैंने आपको क्या किया यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कौन सा? रूल नंबर 31। अब रूल नंबर 31 किसके बारे में बताता है? रूल नंबर 31 जो है वो आपका कंज्यूमर परिसर में लगने वाले कटआउट के बारे में क्या करता है? बताता है, या कटआउट के संबंध में आपको क्या करेगा? बताएगा। मैंने क्या बोला कि रूल नंबर जो 31 है वो कंज्यूमर परिसर में लगने वाले कटआउट के बारे में आपको क्या करता है? बताता है। अब यहाँ पर अगर उप नियम की बात की जाए कि यहाँ पर उप नियम कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपके जो है केवल और केवल 2 ही उप नियम होते हैं, ठीक है। अब पहला उपनियम इसका क्या बताता है? पहला इसका उपनियम यह बताता है कि जो सप्लायर होगा वो आपका कंज्यूमर के परिसर में, ठीक है ना, कंज्यूमर के परिसर में प्रत्येक लाइव कंडक्टर से जो है क्या करता है कि एक कटआउट को संयोजित करता है और कंज्यूमर के परिसर में एक उचित स्थान पर क्या करता है? इसे लगाता है। और ये जो कटआउट होगा आपका वो आपका फायर प्रूफ बॉक्स में क्या किया जाता है? सील्ड कर दिया जाता है। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सप्लायर होगा, उपनियम 1 में क्या बोला गया कि जो सप्लायर होगा वो कंज्यूमर के परिसर में, ठीक है ना, जो भी आपका सर्विस कनेक्शन लाइन होगा उसके प्रत्येक लाइव कंडक्टर से क्या करता है कि एक उचित कटआउट लगाता है, ठीक है ना। और ये कटआउट जो है आपका वो आपका फायर प्रूफ बॉक्स में क्या होते हैं? सील्ड होते हैं या फिर बंद होते हैं, ठीक है। अब उपनियम 2 क्या बोला? उपनियम 2 आपका यह बोलता है कि जो भी आपका जिसने भी सप्लाई आपको दिया हुआ है, मतलब क्या चीज कि यहाँ पर जो सर्विस कनेक्शन जो सप्लाई कर रहा है उसका जो ऑनर होगा वो अपने लाइन की सुरक्षा जो है उचित कटआउट लगाकर करता है, ठीक है ना। न्यूट्रल वगैरह से कोई भी आपका के साथ जो है कोई भी फ्यूज वगैरह कटआउट वगैरह नहीं लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो कितने रूल नंबर 31 में कितने उपनियम होते हैं? 2 उपनियम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं मैंने आपको क्या किया वो भी आपको बता दिया, फिर ठीक है। फिर आपका रूल नंबर 33, रूल नंबर 33 जो है वो आपको किसके बारे में बताता है? वो आपको जो है कंज्यूमर परिसर में अर्थ टर्मिनल के बारे में क्या करता है? बताता है, ठीक है ना।
कि कंज्यूमर परिसर में अर्थ टर्मिनल के संबंध में आपको क्या करता है, रूल नंबर 33 बताता है। अब यहाँ पर अगर उपनियम की बात की जाए, यहाँ पर अगर उपनियम की बात की जाए तो कितने उपनियम होते हैं, तो यहाँ पर उपनियम जो है आपके 3 उपनियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वो भी आपको एक एक करके मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। अब अगर पहले उपनियम की बात की जाए, रूल नंबर 33 में अगर पहले उपनियम की बात की जाए कि पहले उपनियम में क्या बोला गया है, तो पहला उपनियम जो है यह कहता है कि जो सप्लायर होगा वो कंज्यूमर के परिसर में एक उचित स्थान पर क्या करता है, अर्थ टर्मिनल प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पहला उपनियम जो है क्या बोलता है कि जो सप्लायर होगा वो कंज्यूमर के परिसर में आपका क्या करेगा, एक उचित स्थान पर आपको एक अर्थ टर्मिनल प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और शर्त यह भी है कि अगर मान लो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपका मीडियम वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, तब इस स्थिति में सप्लायर के अतिरिक्त, मतलब सप्लायर जो अर्थ टर्मिनल प्रोवाइड किया हुआ है उसके अतिरिक्त जो है कंज्यूमर अपना खुद का क्या करता है कि एक अर्थिंग सिस्टम अरेंज करता है। क्लियर है, या करना चाहिए उससे। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ यह भी उपनियम में बताया गया कि अगर सप्लायर चाहे तो इन संस्थान को जो है अर्थ टर्मिनल या अर्थिंग टर्मिनल जो है प्रोवाइड नहीं भी कर सकता है, यदि उसको इस बात की संतुष्टि हो जाए कि जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो अर्थिंग सिस्टम है वो इफेक्टिव है। ठीक है, या फिर जो कंज्यूमर है वो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दिन या उससे पूर्व जो है उसके संस्थान जो है उस सप्लाई सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तब भी जो है आपका जो सप्लायर रहेगा वो कंज्यूमर को अर्थिंग टर्मिनल नहीं प्रोवाइड कर सकता अगर वह चाहे तो। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा उपनियम क्या बोला, दूसरा उपनियम आपको यह बताता है कि भाई जो कंज्यूमर होगा वो इस बात का ध्यान रखेगा कि सप्लायर द्वारा जो अर्थिंग टर्मिनल उसके परिसर में प्रोवाइड किया गया है उसको किसी भी प्रकार से क्षति वगैरह ना पहुंचे। ठीक है ना। फिर आपका तीसरा उपनियम क्या बोला गया, तीसरा उपनियम यह कहता है कि अगर सप्लायर चाहे तो कंज्यूमर से जो उसने अर्थिंग टर्मिनल कंज्यूमर के परिसर में प्रोवाइड किया है तो उसमें लगने वाले खर्च को क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है। क्लियर है। तो 3 उपनियम बताएं, कौन कौन से बताएं, मैंने आपको क्या किया, बता दिया। ठीक है। फिर उसके बाद रूल नंबर 77 क्या बताता है, रूल नंबर 77 के अंतर्गत क्या बोला गया या क्या किस चीज के बारे में आपको बताता है। रूल नंबर 77 जो है वो आपका, मान लो कि आपका ओवरहेड लाइन होता है, ओवरहेड लाइन का जो लोवेस्ट कंडक्टर होता है उसका ग्राउंड से क्लियरेंस कितना होता है। ठीक है ना, उसके बारे में क्या करता है, बताता है। रूल नंबर 77 मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रूल नंबर 77 किसके बारे में बताएगा, रूल नंबर 77 जो है आपका जो ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन का ग्राउंड से क्लियरेंस कितना होना चाहिए उसके बारे में क्या करता है, बताता है। तो रूल नंबर 77 किसके बारे में बताता है, ओवरहेड लाइन के लोवेस्ट कंडक्टर का अर्थ या ग्राउंड से क्लियरेंस के बारे में क्या करता है या के संबंध में आपको बताता है। ठीक है। अब ओवरहेड लाइन जो है वो आपकी भाई या तो सड़क को पार करती हुई जा सकती हैं। ठीक है ना, देखो ना कितने केस या कितने उपनियम यहाँ पर बन सकते हैं। तो एक तो जो है जो ओवरहेड लाइन है वो तो सड़क को पार करके भी जा सकती है, या फिर जो ओवरहेड लाइन है या फिर आपका क्या हो सकता है कि जो जैसे सड़क आपकी चल रही है बगल में उसके साथ साथ क्या हो सकती है, जा सकती है। ठीक है ना। और तीसरा आपका क्या हो सकता है, तीसरा आपका ये हो सकता है कि भाई जो आपकी ओवरहेड लाइन है वो इन दोनों स्थितियों से ना गुजर करके कहीं और से आपकी गुजर रही हो, मतलब पार ना करे और साथ साथ ना चले। ठीक है ना, सड़क के को पार ना करे, सड़क के साथ साथ ना चल करके जो है कहीं और से अगर गुजर रही है तो उसके बारे में क्या किया गया, बताया गया उपनियम 3 में। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका कौन सा, उसके बारे में क्या किया गया, बताया गया। ठीक है ना। फिर इसी में एक और होता है उपनियम 4 होता है। तो उपनियम 4 क्या कहता है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना।
तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, यहीं से हम देख करके चलेंगे कि भाई जो ओवरहेड लाइन या सर्विस लाइन है अगर सड़क को पार करती हुई जा रही हैं तब जो है ग्राउंड से उनका क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला आप क्या देखोगे कि सड़क को पार करती हुई या सड़क को क्रॉस करती हुई, मतलब क्या, रोड को क्रॉस करती हुई के बारे में देखोगे, ठीक है ना। तो अगर रोड को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, तो लो और अगर मीडियम वोल्टेज की लाइन है तब जो है इसका ग्राउंड से जो क्लियरेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, वो आपका जो है 19 क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर जो है जो क्लियरेंस है ये मैं फिट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में आपसे फिट में भी पूछता है और इसके साथ साथ जो है मीटर में भी पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फिट कितने के बराबर होता है। अगर एक फिट की बात की जाए तो एक फिट कितने के बराबर होता है, 0.305 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर रोड को क्रॉस कर रहा है और लो और मीडियम वोल्टेज वाली लाइन है तब जो ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 19 फीट होना चाहिए। 19 फीट अगर मीटर में पूछ दे तो कितना होना चाहिए, तो इसी का जो है आप गुणा कर दो 0.305 से, तो वो आपको जो है मीटर में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्लियर है। फिर और क्या चीज कि अगर हाई वोल्टेज की लाइन है, अगर हाई वोल्टेज की लाइन है और सड़क को क्रॉस कर रहा है तब जो है ग्राउंड से जो क्लियरेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, 20 फीट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 फीट का होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये दो बातें हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब उसके बाद दूसरा हम क्या देखेंगे कि अगर सड़क के साथ साथ आपकी क्या हो रही हो, अगर सड़क के साथ साथ आपकी लाइन गुजर रही हो तब जो है उसका ग्राउंड से क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो अगर लाइन हमारी लो और मीडियम वोल्टेज की है तब जो है हमारा जो ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हमारा 18 फीट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 फीट का होना चाहिए। जबकि अगर हाई वोल्टेज की लाइन है और सड़क के साथ साथ चल रही है तब जो ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, 19 फीट होना चाहिए। क्लियर है भाई। जो जब रोड को क्रॉस कर रही थी लाइन उसकी तुलना में अगर रोड के साथ साथ लाइन चल रही है तो ग्राउंड से जो क्लियरेंस होना चाहिए, तो वास्तव में रियल बात है कि जो है उससे कुछ कम ही होगा। तो कितना कम होगा, अगर लो एंड मीडियम वोल्टेज है तो 18 फीट होगा, अगर हाई वोल्टेज है तो आपका कितना होगा, 19 फीट होगा। क्लियर है। अब उसके बाद ये तो आपका क्या हो गया था, ये तो आपका जो है दूसरा उपनियम हो गया था। अब तीसरा उपनियम आपका क्या बोलता है, अब तीसरा उपनियम आपका क्या कह रहा है कि भाई तीसरा उपनियम आपका क्या कहता है, तीसरा उपनियम आपका यह कहता है कि अगर रोड को क्रॉस करके ना जा करके, रोड के साथ ना जा करके कहीं और से अगर लाइन आपकी गुजर रही हो तब उसका ग्राउंड से क्लियरेंस कितना होता है। तो तब देखिए कि अगर आपका बेयर कंडक्टर है, बेयर कंडक्टर कहने का मतलब क्या चीज कि अगर खुला हुआ कंडक्टर है तो 11 मतलब क्या 11 केवी तक, अप टू 11 केवी तक की अगर बात की जाए तब जो ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 15 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 फीट होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका जो कंडक्टर है वो आपका जो है अगर क्या है, इंसुलेटेड है, क्या है, इंसुलेटेड है। अगर आपका कंडक्टर इंसुलेटेड है, ठीक है, अगर आपका कंडक्टर इंसुलेटेड है, ठीक है, तब 11 केवी तक के लिए जो ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, वो आपका जो है 13 फीट होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपका लाइन की वोल्टता 33 केवी तक है, अगर लाइन की वोल्टता आपकी 33 केवी तक है तब जो ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, 17 फीट होना चाहिए। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि उपनियम 1 में आपको क्या बताया गया, उपनियम 1 में ये बताया गया कि रोड को अगर क्रॉस करे तब लो और मीडियम वोल्टेज की अगर लाइन है तब ग्राउंड से क्लियरेंस आपका कितना होना चाहिए, तो 19 फीट होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज है और रोड को क्रॉस कर रहा है तब ग्राउंड से क्लियरेंस आपका कितना होना चाहिए, 20 फीट होना चाहिए। फिर दूसरा आपको क्या बताया गया कि अगर लाइन जो है रोड के साथ साथ चल रही है तब अगर लो और मीडियम वोल्टेज की लाइन है तब ग्राउंड से क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 18 फीट होना चाहिए। जबकि आपका अगर हाई वोल्टेज की लाइन है तब ग्राउंड से क्लियरेंस कितना होना चाहिए, 19 फीट होना चाहिए। फिर अगर रोड को क्रॉस और उसके साथ साथ ना चल करके जो है कहीं और पर अगर आपकी बिछाई गई हो तब वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो उसमें भी आपको जो है 2 केस बताए गए कि अगर जो है बेयर कंडक्टर हैं, खुले हुए कंडक्टर हैं
तब जो ग्राउंड से क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, और केवल 11 kV तक की लाइन के लिए तो 15 फीट होना चाहिए। जबकि आपका अगर इंसुलेटेड कंडक्टर है तब 11 kV तक की लाइन के लिए कितना होना चाहिए, 13 फीट होना चाहिए। जबकि फिर उसके बाद क्या बताया गया कि 33 kV वाली लाइन के लिए ग्राउंड से क्लियरेंस आपका कितना होना चाहिए, तो आपका कितना होना चाहिए, 17 फीट होना चाहिए। क्लियर है। जबकि फिर क्या बोला गया कि अगर 33 kV से अधिक वोल्टता वाली अगर आपकी लाइंस हैं, ठीक है ना, तब चौथे उपनियम में क्या बोला गया, मैंने बोला था कि 4 उपनियम है तो 3 उपनियम तक आपको बता दिया गया। अब चौथा उपनियम क्या कहता है, चौथा उपनियम यह कहता है कि अगर लाइन की वोल्टता, अगर लाइन की जो वोल्टता है वो आपकी जो है वो आपकी 33 kV से क्या है, ऊपर है, तो 33 kV से अगर ऊपर है तो प्रत्येक 33 kV के लिए जो है एक एक फिट क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। जैसे आपका मान लो कि क्या है, 66 kV है, ठीक है ना, तो ये आपका अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 33 kV प्लस आप क्या लिख सकते हो, 33 kV लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक 33 kV के लिए आपका कितना है, एक 33 kV के लिए आपका कितना है, आपका जो है यहाँ पर 17 फीट है, ठीक है ना, 17 फीट है। जबकि अगला जो 33 kV का जो मल्टीपल है वो आपका कितना होगा, तो आपका जो है मैंने क्या बोला कि 1 फीट आपका क्या हो जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करके चलते हैं, ठीक है ना, कि प्रत्येक 33 kV के लिए जो है एक एक फिट को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मीटर में निकालना है तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला बनाया गया है, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला बनाया गया है 5.18 प्लस अल्फा इंटू 0.305 क्या चीज, मीटर, ठीक है ना। ये फार्मूला बना हुआ है कि यहाँ पर देखो, जैसे आपका क्या था, या अल्फा क्या है, अल्फा जो है 33 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। अल्फा क्या है, अल्फा आपका 33 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जैसे 132 kV है तो 132 kV में 33 का मल्टीप्लिकेशन कितना है, अल्फा का मान रख दो, उतना मल्टीप्लिकेशन रख दो। क्लियर है। और उसको ऐड कर लो, जितना आएगा ये मीटर में आपको क्या हो जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता चल जाएगा। क्लियर। तो ये आपके 4 नियम थे, ठीक है ना, रूल नंबर 77 में, ठीक है। रूल नंबर 79 के बारे में क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। तो रूल नंबर 79 किसके बारे में बताता है, तो रूल नंबर 79 जो है आपका, वो आपका जो है, अगर आपका कोई बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग से हो करके या बिल्डिंग के बगल से या बिल्डिंग के ऊपर से जो लाइनें गुजरती हैं तब क्लियरेंस कितना होना चाहिए, उसके बारे में आपको क्या करता है, बताता है। अब 79 में अगर उपनियम की बात की जाए तो उपनियम आपका कितना होता है, 3 उपनियम होते हैं। पहला उपनियम क्या होता है, दूसरा उपनियम क्या होता है, तीसरा उपनियम क्या होता है। इसको जानने से पहले जो है, सबसे पहले जो भवन है उसके छत के बारे में क्या कर लिया जाए, स्टडी कर लिया जाए। क्योंकि जो भवन होता है उनका जो छत होता है वह भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक आपका जो होता है वो आपका फ्लैट रूफ होता है, क्या होता है, फ्लैट रूफ होता है। जबकि जो दूसरा होता है आपका वो क्या होता है, वो आपका पिच्ड रूफ होता है, पिच्ड रूफ होता है, ठीक है ना, पिच्ड रूफ। अच्छा, फ्लैट रूफ कहने का मतलब क्या, जो आपके नॉर्मल घर में देखे होंगे इस तरीके से। पिच्ड रूफ क्या, पिच्ड रूफ जो है कुछ इस तरीके से स्लोप वाला, स्लोप टाइप का जो रूफ होता है वो उसी को क्या बोला जाता है, पिच्ड रूफ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर 2 बातें, उपनियम में भी कितनी बातें, 2 बातें। एक फ्लैट रूफ के लिए जो है हम क्लियरेंस देखेंगे, और क्लियरेंस भी कौन कौन सी देखेंगे, या तो लाइन आपके छत के ऊपर से होकर के गुजर सकती है, ठीक है ना, या फिर लाइन जो है आपका जो बिल्डिंग है उसके बगल से होकर के गुजर सकती है, ठीक है ना। तो 2 बातें यहाँ पर क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो पहला हम देखेंगे कि भाई अगर जो लाइन है अगर हमारी छत के ऊपर से होकर के गुजर रही है तब क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। जो छत है आपका, छत का जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां से हम क्लियरेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना। और इस क्लियरेंस को जो है वर्टिकल क्लियरेंस का नाम दिया जाता है, या वर्टिकल डिस्टेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर फ्लैट रूफ है तो आपका जो वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए या वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, 8 फीट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फ्लैट रूफ है और लाइन आपकी जो है आपका भवन के बगल से होकर के गुजर रही है तब जो क्लियरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजेंटल क्लियरेंस बोला जाता है या हॉरिजेंटल डिस्टेंस बोला जाता है। और यह आपका कितना होना चाहिए, यह आपका जो है 4 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए,
4 फीट होना चाहिए, जबकि अगर पिच्ड रूफ की बात की जाए तब जो वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए वो आपका 9 फीट होना चाहिए, जबकि जो हॉरिजेंटल क्लियरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सेम मतलब क्या कि 4 ही फीट क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो पहला उपनियम आपको यही बताता है। तो मैंने क्या बताया कि पहला उपनियम में जो है फ्लैट रूफ के लिए वर्टिकल क्लियरेंस की बात करें तो 8 फीट, हॉरिजेंटल क्लियरेंस की बात करें तो 4 फीट, पिच्ड रूफ के लिए अगर वर्टिकल क्लियरेंस की बात करें तो 9 फीट और हॉरिजेंटल क्लियरेंस की बात करें तो कितना फीट, 4 फीट। ठीक है। अब दूसरा उपनियम इसके अंतर्गत क्या कहता है, दूसरा उपनियम जो होता है आपका वो ये बताता है कि अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है, लाइन कंडक्टर है, अगर कोई लाइन कंडक्टर है वो उपनियम 1 को अगर फॉलो नहीं करता है तब जो कंडक्टर होंगे उनको अच्छी प्रकार से क्या किया जाता है, इंसुलेटेड किया जाता है। और इंसुलेटेड करने के बाद क्या किया जाता है कि दीवारों पर एक धातु की क्लिप लगी होती है, ठीक है ना, और बियरर वायर लिया जाता है जिसका जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका 700 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए, 700 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग करके हम लोग करते क्या है कि उसको बांध करके जो धातु की क्लिप है, ठीक है ना, एक सुइटेबल इंटरवल पर हम लोग क्या करते हैं कि धातु की क्लिप से ही क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरा उपनियम क्या बोलता है, तीसरा उपनियम यह बोलता है कि जो हम लोग हॉरिजेंटल क्लियरेंस ले रहे हैं ये कब लेंगे, ये हम लोग जो है जब हवा का दबाव मैक्सिमम रहता है उस स्थिति में जो है क्या किया जाता है, हॉरिजेंटल क्लियरेंस को मापा जाता है। तो ये आपके जो है क्या थे, सर्विस कनेक्शन लाइन से रिलेटेड जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल थे, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम के पर्पस से भी, जो आपका डिप्लोमा में एग्ज़ाम है उसके पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। खास करके लिए ये जो इम्पॉर्टेंट है वो ईडीडी फर्स्ट वालों बच्चों के लिए जो है क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन में पूछता किस तरीके से, कंपटीशन में ये आपसे मतलब उपनियम्स के बारे में जो है बहुत कम पूछता है, जबकि आपसे ऐसे बोल देगा कि रूल नंबर 30 जो है किसके संबंध में आपको बताता है, तो किसके संबंध में, कंज्यूमर परिसर में सर्विस लाइन्स तथा उपकरणों के संबंध में आपको क्या करता है, बताता है। फिर अगर उपनियम में पूछता है तो ये डिस्टेंस वगैरह क्या करता है या क्लियरेंस वगैरह ही आपसे पूछता है कि भाई अगर फ्लैट रूफ है तब वर्टिकल क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए या हॉरिजेंटल क्लियरेंस आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप क्या करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद